दिन की अहम खबर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है जिसमें 15 मेंबरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की गई है, लेकिन उसमें इसराइल का नाम शामिल नहीं किया गया। जो भी रेजोल्यूशन वहाँ पेश की गई और उसके बाद पास की गई, हम इसकी पेचीदगियों पर तो बात करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल जो कल रह गया इस्तफसार करने से वो ये था कि इसराइल ने इससे पहले जितने भी अपने टारगेट मुकर्रर किए उनको हासिल किया, वो याहिया सिनवार हो या इस्माइल हनिया का टारगेट हो। उन्होंने 2024 में जितने ऑपरेशन या जितने अटैक्स किए गए इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाबी से हासिल किए गए। इस हमले में जो कतर में किया गया, बताया जा रहा है कि 6 अफराद इसमें हलाक हुए, जिनमें वो शख्सियात शामिल नहीं थी जो लीड कर रही थी इन मुज़ाकरात को, और उनमें टॉप लीडरशिप ऑफ हमास थी। हमास की जानिब से ये बताया गया है कि उनके जो लीडर्स हैं वो इस हमले में बच गए हैं। तो सिटी साहब, सवाल ये उठता है कि वाकई इसराइल के टारगेट वही शख्सियात थी जिनका नाम लिया जा रहा है, खलील अल हया। अगर वही टारगेट थे तो वो बच कैसे गए? हाँ, खलील और साथ खालिद मिशाल और बाकी उनके साथी। अब सवाल यह है कि कैसे बच गए। आज मैं इंटरनेशनल कमेंट्री सुन रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें खबर मिली। वो ये कि हमास, हिजबुल्लाह वगैरह, ये इन्हें एहसास है कि दे आर टारगेट्स। और आपने देखा कि पहले भी ईरान के अंदर किस तरीके से उन्होंने ईरान की लीडरशिप जो थी, मिलिट्री लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की लीडरशिप, उसको एलिमिनेट कैसे किया। और वैसे भी जब ये टारगेटेड किलिंग्स करते हैं तो कैसे करते हैं। ये लीडरशिप को भी उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। उनमें से एक बात आज सामने आई है कि वो होता ही है कि जब ये कोई किसी जगह पे ये मिलते हैं जो डेजिग्नेटेड होती है जगह, तो वहां जाते हैं कि अगर फलाने घर में या फलानी जगह पे मिलना है तो दे विल ऑल गो देयर। मगर मीटिंग से 15 मिनट पहले एकदम वहां से शिफ्ट करके और कुछ साथ वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं ताकि लगे ऐसे ही कि वो इसी बिल्डिंग में है, मगर वो इस बिल्डिंग में नहीं होते, वहां की कुछ साथ वाली। और वो सिलेक्ट भी ऐसे ही की जाती है वो बिल्डिंग कि उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए आपको बाहर ना निकलना पड़े। तो ये उन्होंने फॉलो किया इस दफा भी कि वहां इस घर में गए, इस बिल्डिंग में गए सारे और डिस्कस करने के लिए। और फिर जब वहां सब आ गए तो फिर वहां से शिफ्ट किया उन्होंने अंदर ही अंदर टू सेपरेट नेक्स्ट डोर बिल्डिंग। इसीलिए जब यहाँ अटैक आई तो दे वर नॉट, तो यहाँ सारे नहीं थे, जो लीडरशिप थी वो हट के कहीं और चली गई थी क्लोज बाय। तो इसलिए आई थिंक दिस इज हाउ दे सर्वाइव्ड। तो ये बात तो अब पता चल गई है कि दिस वाज द रीजन। बाकी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है, जो केस है खालिद मशाल का, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और उससे सबक भी बहुत से इंटरेस्टिंग निकलते हैं। वो केस ये है कि 1997 में जब खालिद नया जो नौजवान था और नया नया इसने ज्वाइन की थी हमास, और ये जॉर्डन में बेस था, उर्दन में। और वहां इजराइल ने इसको असैसिनेट करने की कोशिश की क्योंकि ये वहां ये करता धरता था, जॉर्डन, हेड ऑफ जॉर्डन के अंदर जो हमास का बेस था वहां। और वो कहते ये हैं कि ये एक होटल में गए और इजराइल के 8 कमांडोज, जिनमें से 4-5 बाहर खड़े रहे, 2 अंदर गए। और जैसे ये अंदर आया तो उनमें से एक ने जाके इसके कान के करीब कोई डिवाइस पॉइजन इंजेक्ट की। अच्छा, तो ये कोमे में चला गया और वो मगर वो पकड़े गए। इसके गार्ड्स जो थे खालिद के, वो बाकी 6 तो भाग गए, ये 2 को पकड़ लिया। ये 2 को पकड़ लिया और जेल में उन्होंने इनको रख लिया। इजराइल ने बड़ी कोशिश की कि इनको किसी तरीके से निकलवा के और भगा लिया जाए, मगर उस वक्त के उर्दन के जो किंग हुसैन, वो ही टुक इट पर्सनली, ही टुक इट वेरी वेरी बैडली। देखा ये क्या बात हुई, मेरा मुल्क है, आई एम अ सॉवरेन कंट्री, ये हमने इसको इजाजत दी हुई है टू हैव अ ऑफिस हियर, क्योंकि जॉर्डन में भी तो बहुत से पैलेस्टीनियंस है ना। तो ही टुक अ हार्ड लाइन। तो उसने कहा कि ये जो 2 हमने पकड़े हैं, हम इनको ट्राई करके विल एक्सिक्यूट देम। आप नहीं तो इजराइल को चाहिए कि हमें मेडिसिन दे, क्योंकि वो कोमे में था खालिद, और उसको कहा कि आप इनकी मेडिसिन एंटीडोट लेके आए, नहीं तो हम केस करके इनको एक्सिक्यूट करेंगे।
तो उसमें फिर उस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन था। अच्छा। बिल क्लिंटन को इन्होंने ये पैगाम दिया किंग जॉर्डन ने कि देखे ये दिस विल सारी मसला हम उड़ जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द एंगर ऑफ द पीपल लाइक दिस। तो बिल क्लिंटन ने फिर उस वक्त नेतन्याहू इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला और कहा कि भाई ये आपने जो किया है ये गलत किया है और आप एंटीडोट दें। वो इतना सख्त प्रेशर था और इतना सख्ती के साथ जॉर्डन के किंग ने ये बात की कि बिल क्लिंटन ने फिर प्रेशर डाल के और उनका जो डिफेंस आईडीएस का जो हेड था वो फिर एंटीडोट लेके आया, वो दवाई लेके आया, इसको फिर इन्होंने वो दवाई लगाई और उसको कोमे से बाहर निकाला, वो जो पॉइजन दी थी इन्होंने। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड थी। उसके बाद क्या हुआ कि किंग जॉर्डन ने कहा नहीं अब काफी नहीं है, बाकी दो जो है वो उसी वक्त छोड़ेंगे, आपके पास जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं हमास के उनको भी आप रिलीज करें। और वहां उनके सबसे बड़ा लीडर वाज ऑलरेडी द मुफ्ती वाज ऑलरेडी इन प्रिजन, उसको भी फिर उन्होंने छुड़वाया, फिर जाके ये मामला तय हुआ। तो मतलब है कि अगर ये अरब मुल्क जो है ये हार्ड लाइन ले लें, तकड़े हो जाएं, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है, बिकॉज अमेरिका के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं यहाँ, बड़े बेसिस हैं, पैसे की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज तक तो अरब्स ने इकट्ठे होके कोई अकेले तो छोड़े, इकट्ठे होके कोई यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं किया। और अगर वो करें तो देखें आई एम श्योर उनको काफी उससे रिलीफ मिल सकती है और हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जिसको स्टडी करना चाहिए कि कैसे जॉर्डन के किंग ने बिल क्लिंटन के ऊपर प्रेशर डाला। बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू उस वक्त भी यही बंदा था, इसको वो उस वक्त यंग पॉलिटिशियन था ये, और कि इनको कैसे ये किया जाए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि कतर और सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया और ये सब लोग जो हैं दे शुड फाइंड ए कॉमन स्ट्रेटजी। आज मैं आयशा देख रहा था कि जो यूएन की आपने बात की इंट्रोडक्शन में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, बट देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो कि हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ है। सर साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये कि आज तक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब भी इसराइल के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती थी तो यूएस उसको बैक नहीं करता था, लेकिन आज हमने ये इंटरेस्टिंग बात देखी कि यूएस भी उसमें सिग्नेचर करने वालों में शामिल है और उसको ड्राफ्ट यूके और फ्रांस कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, लेकिन इसराइल का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। तो फिर इसके असरात क्या होंगे इस नौइयत की करारदाद के या मुजम्मती बयान के? देखिए, यूएन बिल्कुल इम्पोर्टेंट फोर्स है, और क्योंकि ये वीटो अमेरिका के पास है और वो हमेशा जब भी इजराइल की बात आती है तनकीद की तो उसको वीटो कर देता है। तो अब और बाकी मुल्कों की यही कोशिश होती है कि चलो वीटो ना हो, कुछ ऐसा बयान बना लिया जाए जो कि पास सारे उसके ऊपर मुत्तफिक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपना इसके ऊपर व्यू इजहार किया है कि उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था जी। सो उसने तो ये अमेरिकन पोजीशन तो आ गई है, दे हैव एक्चुअली कंडेम्ड इट इन सम वे। तो अब ये जो 15 लोग थे वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के, ये उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, ये कॉम्प्रोमाइज होगी, और इसीलिए आप कह रही हैं कि बरतानिया और फ्रांस ने इसको किया। तो बरतानिया फ्रांस ने तो पता ना उनको कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अच्छा है, एक रेजोल्यूशन तो आया है कि जी एक स्टेट की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया, और वो लेना भी नहीं है। इजराइल का नाम कैसे ले सकते हैं वो? अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यूरोप भी नहीं करेगा। फ्रांस शायद कर ले, वो ब्रिटेन तो नहीं करेगा। इसलिए आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ये मीटिंग कॉल की थी, उसके अंदर बोले भी ये, उससे पहले पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने जवाब दिया, फिर उसके बाद अल्जीरिया भी बोला, फिर पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने कोई कमेंट किया। तो मैंने सुनी है वो डिबेट, और पाकिस्तान ने बड़ी हार्ड लाइन ली है, खुल के बात की है, और बड़ी पहली दफा इतनी खुल के पाकिस्तान ने बात की। हालांकि आपको पता ही है पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े सेंसिटिव हैं, और उन्हें पता है कि अमेरिका कितना टाइड इन है विद इजराइल, बट इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब का वहां जाना